Hello students, today's topic of discussion is photosynthesis. So photosynthesis में first we'll discuss some basic terms, some basic concepts like what is action spectrum, absorption spectrum, then experiments, important experiments of all the scientists which led to modern day concept of photosynthesis like Robert Hill experiment, Emerson's experiment. Then we'll discuss some more concepts like photosystems, what are photosystems, what are the pigments involved in photosynthesis, and photosynthesis it has two reactions, light reaction and dark reaction. So first we'll discuss light reaction in this part, then we'll go on to the dark reaction. So first हमें basic concepts करने हैं like photosynthesis के terminology जब भी हम करेंगे तो उसमें action spectrum या absorption spectrum हम किसे कहते हैं. So first is action spectrum. So as the name suggests, action spectrum का मतलब जिसमें हम basically कोई action देख रहे हैं और action का मतलब हम biological system यहाँ पे क्या ले सकते हैं, response. So simply action spectrum, what it represents magnitude of response of a biological system to light as a function of wavelength. मीन्स बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम में हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आप किसी सिस्टम में डिफरेंट वेवलेंथ देते हो तो उस वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको कोई पर्टिकुलर क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स. यूजुअली जो हम एक्शन स्पेक्ट्रम है वो मेजर कैसे करते हैं, बाय टेकिंग इनटू काउंट एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सिस्टम. फोटोसिंथेसिस में बेसिकली ऑक्सीजन कब इवॉल्व होगा, जब हम कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन चल रहा है और हमेशा फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है. तो कौन सी वेवलेंथ पे आपको ये रिएक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है. और एक्चुअल में लाइट के लिए रिस्पॉन्ड कौन करता है, हर प्लांट में हमें पता है डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जिनको आप फोटो रिसेप्टर्स कह सकते हो. हर पिगमेंट का एब्जॉर्ब कब वो करता है और कब वो इमिट करता है, कब अपना रिस्पांस देता है, वो हर पिगमेंट का डिफरेंट होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम आपको हर पिगमेंट के केस में डिफरेंट मिल सकता है, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम आप कह रहे हो. तो अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट पिगमेंट जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देंगे, तो आपको हर पिगमेंट का पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक एक्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा. एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली हमें सिर्फ रिस्पॉन्स बता रहा है. एक्शन स्पेक्ट्रम से हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो भी मिला, रिस्पॉन्स इज ड्यू टू विच पिगमेंट, विच हम पिगमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं. आप इसको क्रोमोफोर भी कह सकते हो क्योंकि एक्चुअल में जो पिगमेंटेड पार्ट होता है उसको क्रोमोफोर कहते हैं, या फिर हम इसको फोटो रिसेप्टर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हमें जो रिस्पांस मिला वो किसकी वजह से मिला, हम वो एक्शन स्पेक्ट्रम से डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि हर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसका रिस्पांस डिफरेंट होगा. जहां उसका मैक्सिमम रिस्पांस मिल रहा है मतलब पिगमेंट जो है वहां उस अपना रिस्पांस दे रहा है और एक्शन दे रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. Similarly, we can study absorption spectrum. Absorption spectrum simply name suggests absorption हमें बता रहा है. तो absorption spectrum what it tells the absorption of light by a molecule और substance जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, अगेन एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, मतलब कौन सी वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब करता है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा. लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरोफिल जो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो बताएगा जहां वो एब्जॉर्ब करता है. और यूजुअली हमें जो नज़र आ रहा होता है कलर, वो कलर होता है जिस वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट करता है. लाइक अगर हमें क्लोरोफिल ग्रीन दिखता है, क्यों ग्रीन है क्लोरोफिल, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर या ग्रीन कलर वेवलेंथ. जो वो रिफ्लेक्ट करता है हमें वो नजर आता है. तो हमें क्लोरोफिल ग्रीन क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर वाली वेवलेंथ. सो एब्जॉर्ब किस पे करेगा, ये मोस्टली रेड रीजन में एब्जॉर्ब करता है. तो इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हमें ये बताएगा कि वो कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करता है. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कलर नहीं बताता, वो बताएगा कि कौन से रीजन में एब्जॉर्प्शन है.
मोस्टली रेड या ब्लू रीजन होता है जिसमें क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और जो रिफ्लेक्ट करता है वो कलर हमें नजर आता है, तो जो रिफ्लेक्ट करता है दैट इज ग्रीन। तो एक्शन स्पेक्ट्रम हमें उसका एक्शन या रिस्पॉन्स बताता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि वो कौन सी वेवलेंथ में एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, आगे एक्शन वो दे रहा होगा, वो एक्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों स्पेक्ट्रम हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। और देखो हम देखने में हम दोनों में ही फंक्शन जो ले रहे हैं वो वेवलेंथ, मतलब हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं। जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिस वेवलेंथ पे अपना एक्शन दे रहा है वो एक्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट हिल ने क्या किया, ही स्टडीड कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या रिएक्शन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर से होता है। इस रिएक्शन में या इस एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है। उसने सिंपली क्या किया, he took ferric compounds, Fe3 पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सो 3 पॉजिटिव को हम कहेंगे फेरिक कंपाउंड्स, या सिंपली ये आइंस आप लिख सकते हो। देन आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट उसने ले लिए, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लस CO2 उसने प्रोवाइड किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो रॉ मटेरियल है वो ये सब लिया, और इन रिजल्ट उसको क्या मिला, जो फेरिक कंपाउंड्स थे 4Fe3 पॉजिटिव था वो फेरस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। मीन्स ऑब्वियसली अगर 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनेगा तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो उसके पास फेरस कंपाउंड्स बन जाएंगे। प्लस एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस कुछ H पॉजिटिव आइंस रह जाएंगे। इन्हीं से जो इलेक्ट्रॉन्स मिले वो हमने यूज किए फॉर रिडक्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव, और हमारे पास क्या बन गया Fe2 पॉजिटिव। 4 मॉलिक्यूल्स थे तो 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, दैट्स वाई 4 H पॉजिटिव आपके पास रह गए। तो इस रिएक्शन में रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट में उसने क्या कंक्लूजन दिया, एक तो उसने कहा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट दिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम वाटर, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जो सोर्स लिया था वो सिर्फ वाटर है। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, जो हम वाटर ले रहे हैं उसकी स्प्लिटिंग से आपके पास नेक्स्ट क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। सो रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट से ये 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, दैट एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, and second is फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम क्या मान रहे हैं, रिडक्शन। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय इमर्सन इन 1932। रॉबर्ट इमर्सन एंड विलियम आर्नोल्ड, बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। दे टुक अ क्लोरोफिल सैंपल और उसको उन्होंने सब रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, दैट मीन्स लाइट प्रोवाइड की, वाटर, एंड उन्होंने ये देखा कि अगर एक 2500 मॉलिक्यूल्स का क्लोरोफिल सैंपल लिया जाए जिसमें 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, then they saw 1 oxygen molecule is evolved. मीन्स वाटर तो आप दे ही रहे हो जिससे स्प्लिटिंग होकर ऑक्सीजन बन रहा है, बट कितने हमें क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में भी कितने क्लोरोफिल चाहिए कि आपके पास अल्टीमेटली एक एवोल्यूशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल का, तो वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये विलियम आर्नोल्ड और रॉबर्ट इमर्सन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली उन्होंने ये माना कि एक जो क्लोरोफिल की एक यूनिट है जिसको हम कहेंगे जिससे आपको ऑक्सीजन का एवोल्यूशन मिल रहा है वो 2500 मॉलिक्यूल्स की है। जो इमर्सन के एक्सपेरिमेंट्स थे उसने हमें और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी अबाउट फोटोसिंथेसिस। 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके, वन इज रेड ड्रॉप फिनोमिनन, रेड ड्रॉप फिनोमिनन, और दूसरा है हमारे पास एनहांसमेंट इफेक्ट। जो रेड ड्रॉप फिनोमिनन है वो सिंपली क्या कहता है, नेम से आपको पता चल रहा है। रेड ड्रॉप फिनोमिनन में बेसिकली हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट फोटोसिंथेटिक यील्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फाई, फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीज्ड
बियॉन्ड रेड रीजन और इन FR फार रेड जिसे हम कहते हैं इन द फार रेड रीजन। रेड ड्रॉप हम जिसे कहते हैं तो हम वो रेड रीजन के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं फार रेड रीजन के लिए। तो ये देखा गया कि जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो डिक्रीज कर गई। डिक्रीज कहाँ की, या तो हम लिखेंगे फार रेड रीजन में डिक्रीज किया, या फार रेड रीजन क्योंकि रेड रीजन के बाद में आता है तो हम कहेंगे, और वी कैन से बियॉन्ड रेड रीजन और इन द फार रेड रीजन। बियॉन्ड रेड रीजन, रेड रीजन से आगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ग्रेटर दैन 680 नैनोमीटर। फार रेड रीजन हम कह सकते हैं नियरली 700 नैनोमीटर जो रीजन है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीज कर गया। ये जो डिक्रीज था उसके लिए टर्म यूज किया गया रेड ड्रॉप फिनोमिनन। ठीक है, अब हमारे पास ये एक दिया है और एनहांसमेंट इफेक्ट क्या कहता है, ये रेड ड्रॉप फिनोमिनन में हमें मिला। एनहांसमेंट इफेक्ट में हमें क्या मिला, बेसिकली एनहांसमेंट हो रहा है। तो इसमें भी हम फोटोसिंथेटिक यील्ड चेक करते हैं। ये देखा गया दैट फाई मीन्स फोटोसिंथेटिक यील्ड वाज एनहांस्ड इफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड फार रेड। फाई हमारे पास इंक्रीज करेगा, मतलब फाई फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो इंक्रीज करेगा अगर कॉम्बिनेशन दिया गया किसका, रेड का और फार रेड लाइट का। And it is even more than phi observed in red or far red alone। जब आप रेड रीजन और फार रेड रीजन अगर अलोन वेवलेंथ यूज करते हो तो जितना फाई हमें मोर देन सम ऑफ फाई ऑब्जर्व्ड इन रेड एंड फार रेड अलोन। मतलब सपोज जितनी यूनिट्स हमें रेड में मिली प्लस कर दी हमने उतनी जितनी यूनिट्स हमें फार रेड में मिली, तो उन दोनों के जितनी दोनों की अलोन थी हमने उनको प्लस किया, उनके सम से भी हमें ज़्यादा मिला फाई अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कि रेड से हमें 10 यूनिट्स फाई मिल रहा है, फार रेड से हमें 20 मिल रहा है, तो सम हमारे पास 30 आना चाहिए था, लेकिन हमें जब हम रेड और फार रेड दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो हमें 30 से भी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक यील्ड मिला। सो ये दोनों फिनोमिनन हम एक ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिक इनमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि रेड ड्रॉप फिनोमिनन में ये मान रहे हैं दैट फाई जो है वो डिक्रीज कर जाता है बियॉन्ड रेड रीजन, या फिर कहाँ डिक्रीज करेगा, हम कहेंगे इन द फार रेड रीजन। ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर के बाद डिक्रीज आ जाता है मोस्टली 700 नैनोमीटर पे। दूसरा हम पढ़ रहे हैं एनहांसमेंट इफेक्ट कि अगर रेड लाइट में हमें कोई पर्टिकुलर फाई मिल रहा है, फार रेड में पर्टिकुलर फाई मिल रहा है, दोनों को यूज करते तो हमें दोनों के सम के बराबर मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल में हमें जो दोनों का सम था उससे भी बहुत ज़्यादा हाई यील्ड मिला, फाई उसमें बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया, तो इसको हमने नाम दे दिया एनहांसमेंट इफेक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। सो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप फिनोमिनन, बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं फाई विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कौन सी वेवलेंथ पर डिक्रीज हुआ। तो अगर हम फाई देख रहे हैं तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जनरली वो ड्रॉप कर गया नियर अबाउट 700 नैनोमीटर पे, या हम कहेंगे 680 नैनोमीटर के बाद। ठीक है, आपको एक डिक्रीज मिलता है। ये जो ड्रॉप है इसको हम कह रहे हैं रेड ड्रॉप। आपने यहाँ पे वेवलेंथ ले रखा है तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि 680 नैनोमीटर तक तो आपको अच्छा, क्योंकि रेड रीजन तो वैसे भी कंसीडर किया जाता है, इट्स गुड फॉर फोटोसिंथेसिस। रेड ड्रॉप हमें मिला नॉट इन द रेड रीजन, इन द फार रेड रीजन, या हम कहेंगे बियॉन्ड रेड रीजन। तो हमारे को ये डिक्रीज मिला तो इसको नाम दे दिया गया रेड ड्रॉप फिनोमिनन। अब इसका रीजन क्या है, इसका सिंपल कंसेप्ट हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जनरली हम मानते हैं एक रिलेशन होता है एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसका वेवलेंथ कम होगा ऑब्वियसली उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो ज़्यादा होगा। अब अगर हम कंपेयर करें तो रेड और फार रेड में फार रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है 700 नैनोमीटर, फार रेड का वेवलेंथ हाई है, तो ऑब्वियसली एसोसिएटेड एनर्जी विद फार रेड विल बी लेस। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगा, कम।
रेड की वेवलेंथ कंपैरेटिवली कम, एसोसिएटेड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये देखा गया कि ऑब्वियसली जब हम फोटोसिंथेसिस कंसीडर कर रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक यील्ड का मतलब क्या है, कितनी शुगर्स बनी। शुगर्स तब बनेंगी जब हमें उसको एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के आगे रिएक्शन स्टार्ट हो, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट हो। अगर हम उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं देंगे तो क्लोरोफिल की एक्साइटेशन प्रॉपर नहीं होगी, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी टू कैरी आउट द रिएक्शंस। तो होता यह है कि रेड और फार रेड में जो फार रेड है, दिस लाइट अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर गुड यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा तो नहीं है फोटोसिंथेसिस 0 मिला, लेकिन हमें उतना अच्छा यील्ड नहीं मिला, आपको एक सडन ड्रॉप मिल रहा है। सो दिस लाइट, FR लाइट अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो आपको यील्ड मिलती है वो कंपैरेटिवली काफी कम मिलती है। रेड के पास अच्छी एनर्जी है, रेड प्लस फार रेड यूज करेंगे तो भी कॉम्बिनेशन में एक अच्छा आपके पास एनर्जी का पैकेज बन जाएगा, बट अकेला फार रेड यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लाइट नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ तो ज्यादा है बट एसोसिएटेड एनर्जी कम है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की एक्साइटेशन उतने लेवल की नहीं हो पाएगी। सो इसलिए हमें फार रेड रीजन में क्या मिलता है, ड्रॉप मिलता है। सो ये रीजन है कि रेड ड्रॉप फिनोमिनन में हमें ड्रॉप क्यों मिला, तो हमें रेड रीजन में ड्रॉप नहीं मिला, ये याद रखना है, क्योंकि रेड रीजन के रेड लाइट के पास तो एसोसिएटेड एनर्जी बहुत अच्छा है। फार रेड में उसके पास एसोसिएटेड एनर्जी कम है क्योंकि उसके वेवलेंथ बढ़ गया है, इसलिए फार रेड में आपको अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा। फार रेड में आपको क्या मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा। सो हम बियॉन्ड रेड रीजन कहेंगे या इन द फार रेड रीजन कहेंगे, द फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीजेस। फोटोसिंथेटिक यील्ड फाई एक्चुअली मेजर्स एंड प्रोडक्ट, और यहां हम एंड प्रोडक्ट क्या मान रहे हैं, शुगर्स। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हो तो हम शुगर्स को मानेंगे। नेक्स्ट इज एनहांसमेंट इफेक्ट। सो एनहांसमेंट इफेक्ट में हमने सिंपली क्या कहा था, दैट अगर हम इसमें भी 5 मेजर कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक यील्ड, उसमें हमने ये कहा कि अगर सपोज रेड अलोन लाइट हम देते हैं, ये मैंने रेड की प्रेजेंस में लिखा, रेड लाइट अगर देते हो तो 5 आपको इतना मिला, ओके। फार रेड देते हैं तो फार रेड में ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमने रेड ड्रॉप में देख लिया, क्योंकि फार रेड के पास एसोसिएटेड एनर्जी कम है, तो इसके कंपैरिजन में तो यहाँ फोटोसिंथेटिक यील्ड बहुत कम होगा। सपोज फार रेड जब हमने अलोन यूज़ किया तो इतना मिला, रेड अलोन यूज़ किया तो इतना मिला। तो अगर हम रेड प्लस फार रेड यूज़ करते हैं तो आपको ये फार रेड की वजह से था और ये सपोज रेड की वजह से, तो आपको कॉम्बिनेशन में हम एक आइडिया ले रहे हैं, आपको इतना मिलना चाहिए था जिसमें रेड प्लस फार रेड का यील्ड मिलता, बट एक्चुअल में हमें जो यील्ड मिला वो काफ़ी ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू द सम ऑफ रेड एंड फार रेड अलोन, ठीक है। तो हमें 5 अब इतना मिला, तो ऑब्वियसली वो उनके सम से ज़्यादा था। ये जो ज़्यादा आपको यील्ड मिली इसके लिए टर्म यूज़ किया गया एनहांसमेंट इफेक्ट। क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हमें एनहांस्ड यील्ड मिला, enhanced yield or phi when R plus FR is used। जब हमने कॉम्बिनेशन यूज किया तो हमें ज्यादा यील्ड मिल गया। इस जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, रॉबर्ट हिल से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, रेड ड्रॉप से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि फार रेड अलोन सफिशिएंट नहीं है। तो अगर इन्हांसमेंट इफेक्ट की बात करें, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है। इन्हांसमेंट इफेक्ट ये बताता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस का बेस्ट यील्ड, ऑब्वियसली प्लांट्स वो रिएक्शन मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइज करेंगे जहाँ पे उनको यील्ड अच्छा मिले, और क्योंकि आपके पास जो सनलाइट है, सनलाइट में रेड और फार रेड कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स प्लांट जो है वो रेड और फार रेड दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करता होगा, क्योंकि उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा थी। अकेला अकेला यूज करने के कंपैरिजन में कॉम्बिनेशन में यूज करेगा तो ज़्यादा बेटर यील्ड मिलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस में 2 फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू रेड लाइट, 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू फार रेड लाइट। तो आपके पास जो फोटोसिस्टम 2 होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है रेड लाइट, और वी कैन से 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। 1 जो होता है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, या फिर हम कहेंगे फार रेड लाइट। तो इसका मतलब फोटोसिस्टम में ये दोनों ही 2 फोटोसिस्टम्स होने चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें एक
पिगमेंट्स होंगे बेसिकली फोटोसिस्टम्स में, जो एक रिस्पॉन्ड करेगा फार रेड लाइट के लिए, एक रिस्पॉन्ड करेगा रेड लाइट के लिए, दोनों पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो यील्ड है वो ज़्यादा हो रही है। तो सिर्फ हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में दो फोटोसिस्टम्स हैं, वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू रेड लाइट, वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू फार रेड लाइट। अगर ये प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक यील्ड जो होता है वो हाई होता है अकॉर्डिंग टू एनहांसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक यील्ड, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्वांटम यील्ड। जो हमने इमर्सन के एक्सपेरिमेंट्स में कहा फोटोसिंथेटिक यील्ड या क्वांटम यील्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फाई, एक्चुअल में से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कहा इन द टर्म ऑफ शुगर्स, बेसिकली एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड number of quanta absorbed। क्वांटा क्या होता है बेसिकली, क्वांटा इज पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो भी हम एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट, उनमें हम कहते हैं कि एनर्जी को कैसे रिसीव किया जाता है, या किसी लाइट को या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैसे रिसीव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, उसको हम कहते हैं क्वांटा। सो क्योंकि हम यहाँ पे लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, लाइट यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो लाइट के केस में, लाइट एनर्जी के केस में द क्वांटा इज ऑल्सो नोन एज फोटोन, ठीक है। तो यहाँ क्वांटा की जगह हम फोटोन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो कितने लाइट, कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए गए और उसके बेसिस पे कितने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बने, आगे वो रिप्रेजेंट करता है फाई। फाई मीन्स फोटोसिंथेटिक यील्ड। सो अब हम ये कह सकते हैं फाई की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब जितने क्वांटा एब्जॉर्ब किए वो सारे के सारे उतने ही फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और अगर फाई की वैल्यू 0 है दैट मीन्स लाइट एब्जॉर्ब करने से कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसका मतलब ये लाइट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सो यील्ड फाई की जो होती है वो 0 और 1 के बीच में, 0 का मतलब है जब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा और धीरे धीरे वैल्यू बनती जाएगी, तो इसका मतलब कितने क्वांटा एब्जॉर्ब हुए और आगे आपके पास कितनी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स आए, बेसिकली फाई वो रिप्रेजेंट करेगा। अब जनरली ये देखा गया है जितने भी क्वांटा एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो सारे के सारे, जितने भी क्वांटा या फोटोन कहेंगे, जितनी वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वो सारे के सारे फोटोकेमिस्ट्री में जरूर यूज होते हैं। और फोटोकेमिस्ट्री क्या है, मतलब लाइट बेस्ड रिएक्शंस जितने भी प्लांट्स में हो रहे। सो जितने वो फोटोन्स एब्जॉर्ब करेगा, ऑल फोटोन्स आर एंगेज्ड इन फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री का मतलब सिंपली ये है जो लाइट बेस्ड रिएक्शंस हैं, पर वो बहुत सारे हो सकते हैं और उनमें से एक रिएक्शन हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस है। तो सारे के सारे एंगेज तो हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो क्वांटा प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो तो कुछ ही रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास प्लांट के पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो लाइट बेस्ड हैं। कुछ होंगे उसमें से जो फोटोन्स जो आगे एक्चुअल में प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये देखा गया है यूजुअली, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कितनी उसने एनर्जी यूज की, इनपुट कितना दिया गया, इनपुट क्या है, कितने उसने फोटोन्स लिए और एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट्स बनाए वो उसका आउटपुट हुआ। तो एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ ये बता रहा है सिंपली कितने फोटोन्स के बेसिस पे कितना आगे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम इसको परसेंटेज फॉर्म में ये मानते हैं कि नियरली ये 27% होता है, या हम ये कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि नियरली 1/4 जो फोटोन्स होते हैं वो एक्चुअल में एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। 1/4 प्रोटॉन्स को स्टोर करके आगे एंड प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। आपके पास जितने भी, अगर हम कहते हैं 100 फोटोन्स हैं तो उसमें से नियरली 25% मतलब नियरली 25 होंगे जो एक्चुअल में आगे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। तो जितने फोटोन्स वो एब्जॉर्ब करता है उसका नियरली 1/4, तभी आपके पास जो एनर्जी एफिशिएंसी आती है वो नियरली 27%, 25 और 27% आता है। ठीक है, तो फाई या फोटोसिंथेटिक यील्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि जितने भी फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये याद रखना है। नियरली 1/4 या हम कह सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, नियरली 25 to 27% आप ले सकते हो। Next topic is pigments. We have 3 type of pigments which are important from photosynthesis point of view. First is very important pigment chlorophyll. So chlorophyll हमें पता है बेसिकली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है it has
पोरफायरिन सिस्टम, जिसमें 4 टेट्रापायरॉल रिंग होती हैं. इट हैज 4 टेट्रापायरॉल रिंग connected by methane groups to form a ring system. ठीक है, पोरफायरिन सिस्टम, टेट्रापायरल रिंग होता है एंड ए टेल, फाइटॉल टेल या चेन भी कहा जाता है ऑफ क्लोरोफिल. ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है. और क्लोरोफिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम मेन रिएक्शन सेंटर मानते हैं फोटोसिंथेसिस का. ठीक है, अब जो क्लोरोफिल है उसमें आपके पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, A, B, C, D, E. आप देखोगे डिफरेंट एल्गी, डिफरेंट प्लांट्स में. जो मोस्ट अबंडेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल A. मोस्ट अबंडेंट इज क्लोरोफिल A एंड देन क्लोरोफिल B. A और B में से भी चूज करना पड़े तो A चूज करेंगे, अदरवाइज A एंड B को हम मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल्स में मानते हैं. और सिमिलरली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, उसमें भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल A मोस्ट अबंडेंट फॉलोड बाय B. A और उसके बाद B. जैसे हमने यहाँ कहा क्लोरोफिल A और B, नॉर्मल प्लांट्स में हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर वैसे ही एक्ट करता है और मोस्ट अबंडेंट जो फॉर्म है वो A और B मानी जाती है. आपके पास वैसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे C और D फॉर्म हम कह सकते हैं. प्रोटिस्ट और साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है. दिस C एंड D प्रोटिस्ट्स में भी मिलता है और साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है. E फॉर्म भी अब डिस्कवर हो चुकी है. सो आपके पास ये क्लोरोफिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पता होने चाहिए. दैट क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट. अब जो क्लोरोफिल है वो तो रिएक्शन सेंटर बना रहा है. दूसरे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हम किसको मानते हैं? दे आर कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स के भी आगे बेसिक 2 ग्रुप्स हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स. जस्ट कुछ ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है. तो यूजुअली कैरोटीन, आपने जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल पढ़ा होगा बीटा कैरोटीन, जैसे कैरेट में प्रेजेंट होती है. बीटा कैरोटीन इन कैरेट हम एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, और ज़ेंथोफिल्स में एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? जैसे जियाजेंथिन, वियोलाजेंथिन एटसेट्रा. हमारे पास डिफरेंट ये कंपोनेंट्स हैं. अब जो कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल का कलर जो था वो येलो था. कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं बेसिकली दे आर येलो, रेड एंड ऑरेंज इन कलर. मतलब जितने भी प्लांट में ये पिगमेंट्स मिलते हैं हमें येलो, रेड, ऑरेंज, वो किसकी वजह से होते हैं? कैरोटिनॉइड्स की वजह से होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स तो हमारे पास क्लोरोफिल हो गया रिएक्शन सेंटर. अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स को हम एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज असेसरी पिगमेंट्स, और हम इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है बेसिकली दे, एंटीना का काम क्या होता है? बेसिकली वो सिग्नल रिसीव करते हैं एंड पास ऑन टू द टीवी, हम ये मानते थे. तो वैसे ही कैरोटिनॉइड्स का बेसिक काम क्या है? दे एब्जॉर्ब लाइट एंड पास ऑन इट टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल. सो कैरोटिनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एसेसरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सेकंड इंपॉर्टेंट है. हमारे पास मेन तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, तो उसके अलावा जो बच गया एसेसरी पिगमेंट्स आप इनको कहोगे कैरोटिनॉइड्स को, या हम एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि वो लाइट को ट्रांसफर करते हैं टू द मेन रिएक्शन सेंटर. तो अब जो कैरोटिनॉइड्स हैं उनके भी डिफरेंट कलर्स हैं. कैरोटिनॉइड्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. बट वो कंसेप्ट हम लेंगे फोटो ऑक्सीडेशन वाले कंसेप्ट में कि कैसे कैरोटिनॉइड्स इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्लोरोफिल. सो अब हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास पिगमेंट्स आ गए. इसमें से जो क्लोरोफिल है उसका कुछ पार्ट और कैरोटिनॉइड्स बेसिकली बनते कहाँ से हैं? ये कंपाउंड्स हैं टर्पीन्स जिनसे बनते हैं. टर्पीन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो हम ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कॉन्सेप्ट में लेंगे. बट बेसिकली हम ये समझ सकते हैं क्लोरोफिल का कुछ पार्ट जो उसकी चेन होती है या टेल होती है बेसिकली,
वो टर्पीन डिराइव्ड है, इसको हम लिख सकते हैं टर्पीन डिराइव्ड, एंड कैरोटीनॉइड्स आर टर्पीन डिराइव्ड। तो ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं हमारे पास। अब थर्ड टाइप ऑफ पिगमेंट हम लेंगे। थर्ड पिगमेंट इज फाइकोबिलिन। ठीक है, जो फाइकोबिलिन्स हैं बेसिकली वो भी टेट्रापायरॉल सिस्टम्स होते हैं। और इसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स आते हैं। फाइकोसाइनिन, एल्गी में सबसे ज़्यादा फाइकोबिलिन्स मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है। हायर प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट क्लोरोफिल का होगा, उसके साथ एसोसिएटेड कैरोटीनॉइड्स, और समटाइम्स उनमें फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट यूजुअली फाइकोबिलिन्स हमें जो ज़्यादा अमाउंट मिलता है वो एल्गी में मिलता है। सो फाइकोसाइनिन बेसिकली कौन सा कलर देता है? ब्लू। देन एलोफाइकोसाइनिन also provides blue color, and phycoerythrin provides red color. So water soluble ये pigments हैं। ये 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हम मानते हैं फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ज़्यादा अमाउंट फाइकोबिलिन्स का आपको एल्गी में मिलता है। बाकी प्लांट्स में अगर हम देखें, बैक्टीरिया में देखें तो क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, और एसेसरी पिगमेंट्स की फॉर्म में कैरोटीनॉइड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने जो मेन रिएक्शन सेंटर की बात की तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूल हम मानते हैं? क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। यूजुअली रिएक्शन सेंटर के आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनको हम कहेंगे दे आर कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं दे आर एसेसरी पिगमेंट्स, लेकिन कैरोटीनॉइड्स का मैंने आपको एक और फंक्शन बताया वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल। सो यूजुअली क्या होता है, लाइट इज एब्जॉर्ब बाय दीज पिगमेंट्स। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट है, सराउंडेड बाय कैरोटीनॉइड्स। तो सबसे पहले जो ज़्यादा अमाउंट लाइट का है वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं? कैरोटीनॉइड्स। सो अब कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, जो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे दे पास ऑन टू द रिएक्शन सेंटर। उससे क्या होता है बेसिकली कि अगर कभी ब्राइट सनलाइट भी हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट हो, तो समटाइम्स जो पिगमेंट्स हैं बहुत ब्राइट इंटेंसिटी लाइट से उसको डैमेज भी हो जाता है। तो अगर ब्राइट सनलाइट से डैमेज होगा तो किसको होगा? कैरोटीनॉइड्स को होगा, और कैरोटीनॉइड्स नए मॉलिक्यूल्स बना के आगे प्लांट काम कर सकते हैं। बट मेन रिएक्शन सेंटर अगर क्लोरोफिल को ही डैमेज हो जाए तो उससे फोटोसिंथेसिस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उतने टाइम की फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपनी बहुत सारी ग्रोथ कर सकता था, तो इसलिए वो उसका मेन काम क्या होता है कि अपने रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो जो क्लोरोफिल है उसके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं पहुंचना चाहिए। नॉर्मल लाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत ब्राइट सनलाइट होगा, डायरेक्ट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा तो उसको डैमेज हो सकता है। सो इसलिए कैरोटीनॉइड्स क्या काम करते हैं? लाइक एंटीना, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट और उसको पास कर रही है रिएक्शन सेंटर को। तो काफ़ी जब पासिंग होती है तो उसमें भी हीट ट्रांसफर होता है, काफ़ी लाइट जो होती है, एनर्जी जो होती है वो लॉस भी हो जाता है रिएक्शंस में जब स्टेप टू स्टेप जाते हैं। और दूसरा, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक और प्रोसेस शो करते हैं जिसको हम कहते हैं क्वेंचिंग। Carotenoids show quenching to protect chlorophyll molecules. So this concept will take on later on. So ये वाला कंसेप्ट बाद में करेंगे, सिर्फ अभी के लिए इतना आपने माइंड में रखना है कि कैरोटीनॉइड्स एक तो एंटीना मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लाइट वो रिसीव कर रहे हैं और फिर क्लोरोफिल को पास कर रहे हैं, तो उसमें भी बीच में लॉस हो जाता है। तो क्लोरोफिल तक एक एम्बिएंट अमाउंट ऑफ, हम कह सकते हैं, जो एनर्जी है वो पहुंचता है, ऑप्टिमम जितना उसे चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हाई उसको नहीं पहुंचाया जाता है। दूसरा, अगर सपोज क्लोरोफिल के पास भी हाई अमाउंट ही पहुंचता है, क्योंकि अगर पहले से बहुत ब्राइट होगा तो उसके पास भी लॉस कुछ कम होगा, लेकिन क्लोरोफिल डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ से भी कुछ एनर्जी जाएगी। तो अगर क्लोरोफिल के पास ज़्यादा एनर्जी आ भी जाती है तब भी कैरोटीनॉइड्स क्वेंचिंग शो करते हैं और वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को। तो दोनों ही वेज में जो कैरोटीनॉइड्स हैं दैट दे प्रिवेंट डैमेज टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और हम इसको कह सकते हैं वो लाइट से उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे फोटो प्रोटेक्शन। ठीक है, सो फोटो प्रोटेक्शन मीन्स बेसिकली जो एक्स्ट्रा इंटेंसिटी वाली लाइट है जितनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ
एनर्जी चाहिए क्लोरोफिल को एक्साइट होने के लिए, अगर उतनी उसको मिल रही है, रिएक्शंस चल रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा भी दोगे तब भी एक्साइटेशन तो उसका उसी लेवल पे होगा, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आएगा। तो हमें क्लोरोफिल को उतना ही एनर्जी देना है जितना उसको एक्साइटेशन के लिए चाहिए और उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। एक्साइटेड स्टेज में मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो डैमेज हो सकता है, ग्राउंड स्टेट में आएगा तभी वो नॉर्मल रह पाएगा। तो इसलिए जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते हैं, प्लस वो एंटीना काम करते हैं तो उसको एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही पास ऑन करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन की जा रही है बाय लाइट। कौन प्रोटेक्शन कर रहा है? कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिस्टम्स। सो बेसिकली फोटोसिस्टम्स हैं क्या? हम एक मान सकते हैं फोटोसिस्टम्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट्स, जिसमें पिगमेंट्स आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड प्रोटीन्स। इन सब से बनके जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम टर्म दे रहे हैं फोटोसिस्टम। मतलब हम डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि क्लोरोफिल इन्वॉल्व है तो क्लोरोफिल अकेला प्रेजेंट है, कोई और पिगमेंट कहीं और प्रेजेंट है। यूजुअली ये सारे पिगमेंट जिसमें आप कैरोटीनॉइड्स कह रहे हो, क्लोरोफिल कह रहे हो, वो सारे एसोसिएटेड होते हैं विद इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड प्रोटीन्स और वो एक मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। मतलब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, वो बेसिकली हमें कहाँ मिलेंगे? इन द फोटोसिस्टम्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स। सो फोटोसिस्टम्स 2 टाइप्स के हैं। ये हमने इमर्सन एक्सपेरिमेंट में भी पहले कंसीडर किया था। फोटोसिस्टम 1 है और फोटोसिस्टम 2 है। सो कुछ डिफरेंसेस अभी हम कर लेते हैं। फोटोसिस्टम 1 जो है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज P700। रिएक्शन सेंटर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोटोसिस्टम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज P680। यहाँ पे जो 700 है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे P680 मीन 680 नैनोमीटर। तो दैट मीन्स जो PS1 है हम कहेंगे इट विल बी एक्टिव इन बोथ रेड एंड फार रेड, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो 700 की है। तो 700 से जितनी भी कम वेवलेंथ्स हैं उनको भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, 700 तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो दोनों रीजन्स में एक्टिव हुआ। लेकिन जो फोटोसिस्टम 2 है उसकी मैक्सिमम लिमिट हम कितनी लिख रहे हैं? P680 नैनोमीटर है। 680 है तो इसका मतलब रेड रीजन तक तो ठीक है, लेकिन फार रेड में ये एक्टिव नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, तो आगे वो अपना एक्शन नहीं दे सकता है। एक्शन स्पेक्ट्रम आपको 680 तक ही मिल रहा है। मतलब ये हम कह सकते हैं दिस इज inactive in far red region। तो फोटोसिस्टम 2 है जो बेसिकली रेड के लिए इसलिए हम मानते हैं कॉरस्पॉन्ड करते हैं, और 1 को हम मानते हैं फार रेड के लिए, पर 1 एक्चुअल में रेड में भी कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, अब आपके पास 2 फोटोसिस्टम्स हो गए। अब हम इनकी लोकेशन चेक करेंगे। लोकेशन कहाँ होता है? फोटोसिस्टम 1, दोनों ही फोटोसिस्टम्स जो होते हैं दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। Photosystem 1 is present in non-oppressed, or we can say stroma exposed regions of thylakoid या ग्रेना कह सकते हैं हम। और अगर हम फोटोसिस्टम 2 की बात करें then it is present in oppressed regions or regions which are not exposed to stroma of thylakoid और ग्रेना मेम्ब्रेन। दोनों ही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, वो हमने पहले ही मेंशन कर दिया। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। ये नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में प्रेजेंट होता है और ये अप्रेस्ड रीजन्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको आई थिंक सबको ही क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली, और यूजुअली हम जो इसका मैट्रिक्स होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्ट्रोमा। ओके, सो यूजुअली हमने देखा है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं थैलाकोइड। कई बार हम इसे थैलाकोइड लेमिले भी कह देते हैं। ठीक है, जनरली थैलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन ए स्टैक
इस स्टैक का नाम हम दे देते हैं ग्रैनम। वन इज ग्रैनम, प्लूरल इज ग्रैना। तो यूजुअली ये जो ग्रैना होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत सारे लेमिले होते हैं जिनसे वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब ये जो रीजन है जो यहाँ और यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहीं भी स्ट्रोमा के लिए एक्सपोज्ड नहीं है, दिस रीजन, दिस इज नोन एज अप्रेस्ड रीजन्स। इन रीजन को हम कह रहे हैं अप्रेस्ड रीजन्स। दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू स्ट्रोमा। लेकिन अगर हम साइड वाला रीजन देखें, ये या फिर ये रीजन, ये जो साइड्स हैं या इस पूरे रीजन को कह सकते हैं, या ये जो लेमिले हैं जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर ऑल एक्सपोज्ड टू स्ट्रोमा, दिस रीजन। ठीक है, सो ये वाले जो रीजन है इन्हें हम कहेंगे दे आर एक्सपोज्ड टू स्ट्रोमा, सो दैट मीन्स दे आर नॉन अप्रेस्ड। जो हमने ये रीजन्स बनाए ये नॉन अप्रेस्ड रीजन्स हैं, क्योंकि वो साइड में आ रहे हैं और स्ट्रोमा के लिए एक्सपोज्ड हैं, तो इनको हम कहेंगे नॉन अप्रेस्ड रीजन्स। तो हमने लोकेशन बता दिया। फोटो सिस्टम 1 कहाँ प्रेजेंट है? नॉन अप्रेस्ड में। इसका मतलब नॉन अप्रेस्ड में हम लिखेंगे फोटो सिस्टम 1 और अप्रेस्ड में हम लिखेंगे फोटो सिस्टम 2। सो ये लोकेशन है। और जनरली ये जो चैनल्स होते हैं, लेमिले होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रेट लेमिले और फ्रेट चैनल्स भी आप इन्हें कह सकते हो। स्ट्रोमल लेमिले भी कहा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली वो स्ट्रोमा में मूव कर रहे हैं, स्ट्रोमा के लिए एक्सपोज्ड हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमें अब लोकेशन क्लियर है फोटो सिस्टम 1 की और फोटो सिस्टम 2 की। एक्टिविटी भी हमें पता चल गया, रिएक्शन सेंटर हम किसे कहते हैं वो भी हमारा क्लियर हो गया, और उसके बाद हमने देख लिया कि वो लोकेशन दोनों फोटो सिस्टम्स की कहाँ पे है। सो अभी हम उनकी एक और प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, जो हम बेसिकली जब लाइट रिएक्शन करेंगे देन विल डिस्कस दैट कि कैसे वो ऑक्सीडेंट हैं या रिडक्टेंट हैं। जो फोटो सिस्टम 1 होता है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है तो दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस चलता है, अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक रिडक्शन भी हो रहा होता है, तो इसलिए हम कहेंगे अगर वो रिडक्शन बहुत अच्छी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, तो इट विल बी अ वीक ऑक्सीडेंट। बट जो फोटो सिस्टम 2 होता है इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है तो दैट मीन्स weak reductant। ठीक है, सो इनकी ये प्रॉपर्टी विल डिस्कस इन द लाइट रिएक्शन, हाउ दे आर स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, वो हम उसमें चेक करेंगे। लास्ट हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट क्या क्या है। सो फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जो कितनी वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके साथ जो कैरोटिनॉइड्स एसोसिएटेड होते हैं वो बेसिकली लाइट हार्वेस्ट करते हैं और क्लोरोफिल को देते हैं, इसलिए फोटो सिस्टम 1 के साथ एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहेंगे LHC1। LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली LHC में क्या होता है, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, आगे पास किसको कर रहे हैं, फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर को। तो अगर फोटो सिस्टम 1 के साथ LHC है तो सिमिलरली हम कह सकते हैं फोटो सिस्टम 2 के साथ क्या होगा, LHC2। वो भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, किसके लिए, फोटो सिस्टम 2 के लिए। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, या फोटो सिस्टम 1 में कौन से पिगमेंट्स हैं और 2 में कौन से पिगमेंट्स हैं। सो फोटो सिस्टम 1 में हम लिख सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। इन द फोटो सिस्टम 1 वी हैव क्लोरोफिल A660। हम आगे जो नंबर लिख रहे हैं वो बेसिकली कोरेस्पॉन्ड कर रहा है टू द वेवलेंथ। क्लोरोफिल A660, देन क्लोरोफिल A670, then chlorophyll A680, 690,
क्योंकि आपके पास ये जो रिएक्शन सेंटर है वो कितने तक है, P700 तक। सो 660, 670, 680, 690 एंड 700। ये 700 तक हम मैक्सिमम शो कर सकते हैं। प्लस कुछ कैरोटिनॉइड्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में तो मेजॉरिटी कैरोटिनॉइड्स होंगे, बट यहाँ भी आपके पास क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स दोनों प्रेजेंट हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वहाँ भी प्रेजेंट होंगे। अब लाइकवाइज हम फोटोसिस्टम 2 के पिगमेंट्स लिखेंगे। वी हैव क्लोरोफिल A 650, then chlorophyll A 660, then chlorophyll A 670, chlorophyll A 678 या फिर chlorophyll A 680 हम मैक्सिमम शो कर सकते हैं। प्लस कैरोटिनॉइड्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वो हम दोनों में ही लिख सकते हैं, क्योंकि फोटो सिस्टम्स हैं तो आपके पास ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आप दोनों में ही लिख सकते हो। क्लोरोफिल ए डिफरेंट टाइप के होंगे जो डिफरेंट वेवलेंथ्स को कोरस्पॉन्ड करते हैं। बस आपने याद ये रखना है कि अगर फोटो सिस्टम 2 हमारे पास है तो फोटो सिस्टम 2 में मैक्सिमम 680 जा सकता है। तो दैट मीन्स हम 680 से ज़्यादा कोई भी क्लोरोफिल यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। आपके पास मैक्सिमम जो होंगे वो 680 के लिए होंगे। और सिमिलरली ये P700 तक जा सकता है, तो यहाँ हम जो भी मेंशन करेंगे वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वाला हो सकता है। तो ये दोनों ये सारे डिफरेंसेस हैं दोनों फोटो सिस्टम्स में, PS1 में और PS2 में। जो मेन इनका प्रॉपर्टी हमने कहा कि वो ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है, दैट विल डिस्कस इन लाइट रिएक्शन। सो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डन ऑन द डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं। हम कह सकते हैं वन इज प्राइमरी रिएक्शन और फर्स्ट रिएक्शन, एंड देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी रिएक्शन होगा देन सेकेंडरी। एक्चुअल में जो प्राइमरी रिएक्शन है दैट इज लाइट रिएक्शन, और जो सेकेंडरी रिएक्शन है दैट इज डार्क रिएक्शन। सो जो लाइट रिएक्शन है उसका नाम लाइट रिएक्शन हमने क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज लाइट डिपेंडेंट। मतलब अगर लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं चल सकता, इसको लाइट की रिक्वायरमेंट है। और डार्क रिएक्शन को हमने डार्क क्यों लिखा है, इट डजंट मीन कि ये डार्क में चलता है, होगा ये भी लाइट दिन के टाइम ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो दोनों रिएक्शन दिन के टाइम कंप्लीट होते हैं। बट दिस रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट, इसको लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट की जरूरत किसको है, लाइट रिएक्शन को। सो अब जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होता है, बेसिकली इनको हम कहते हैं दे आर थैलाकॉइड रिएक्शंस, क्योंकि ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम्स। इसका मतलब लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम्स। जो डार्क रिएक्शन है उसका लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा रिएक्शंस। बेसिकली लोकेशन इज स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा बेसिकली है क्या, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो जो थैलाकॉइड रिएक्शंस हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, जनरली इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, और हम इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। जेड स्कीम और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वैसे ही डार्क रिएक्शन के भी डिफरेंट नेम्स हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे आप C3 साइकिल कह सकते हो, C4 कह सकते हैं, कैम्प पाथवे कह सकते हैं। डार्क रिएक्शन के भी आगे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं,
जिस नाम से हम सिंपली अगर ये नाम दिया है C3 तो हमें अंडरस्टूड है कि ये डार्क रिएक्शन है। वैसे ही अगर हम Z स्कीम कहते हैं या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं तो अंडरस्टूड है कि ये कौन सा रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है। सो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जो लाइट रिएक्शन है वो प्राइमरी है, इसका मतलब सबसे पहले ये होगा, डार्क रिएक्शन सेकेंडरी, इसके बाद वो होगा। तो जो प्राइमरी रिएक्शन है बेसिकली वो क्या बनाता है जिसके बाद हमें डार्क रिएक्शन मिलता है। लाइट रिएक्शन का बेसिक काम क्या है, this is involved in production of assimilatory power। assimilatory power हम किसे कहते हैं, बेसिकली जो पावर यूज कर ले डार्क रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स। सो assimilatory पावर में दो चीजें आती हैं, वन इज ATP एंड वन इज NADPH2। दो चीजें लाइट रिएक्शन में बनेंगी, ATP और NADPH2, और इनको यूज करेगा कौन, डार्क रिएक्शन। सो यहां हम कहेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। वो यूटिलाइज करेगा जो एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन में बनी, एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स। शुगर की प्रोडक्शन होती कैसे है, इसमें CO2 की फिक्सेशन होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको सिंपली कह सकते हैं डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है टू प्रोड्यूस शुगर्स। जो एंड प्रोडक्ट है हमारे पास वो बेसिकली यहाँ बन रहा है। जो एसिमिलेटरी पावर टू कैरी आउट दीज रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में जो आपके पास साइकिल्स चल रहे हैं उनके रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एसिमिलेटरी पावर की फॉर्म में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट रिएक्शन। सो इसलिए रिएक्शंस दोनों ही दिन के टाइम चल रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि लाइट रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक प्लांट को लाइट ना प्रोवाइड की जाए। सो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट के टाइम पे भी फोटोसिंथेसिस चल सकती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन नहीं चल सकता। लाइट रिएक्शन स्टार्ट कब होगा, जब प्लांट को रिसीव करेगा, वो क्या रिसीव करेगा, लाइट। तो जैसे वो लाइट रिसीव करता है वो एसिमिलेटरी पावर बनाएगा, फिर साथ साथ डार्क रिएक्शन चलता रहेगा। तो डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है किस पे, लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट है किस पे, लाइट पे। इसलिए फोटोसिंथेसिस आपको दिन के टाइम पे मिलता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।